अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे ही होंगे। तो मेरे बेटे, आज हम लोगों ने इक्विलिब्रियम और टॉर्क के बारे में पढ़ना है, लेकिन इक्विलिब्रियम और टॉर्क का जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करने से पहले मेरे बच्चे, हम जिन टॉपिक्स के ऊपर बात करना चाह रहे हैं वो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जो भी कोई इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स या बैलेंसिंग रॉड के जो क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना चाहता है, तो मेरे बेटे सबसे पहले आपको सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको अच्छे से बिल्डअप करना होगा। आज के हमारे लेक्चर के कंटेंट में कुछ डिफरेंट चीजें हैं, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको सबसे पहले हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मेरे बेटे हम फोर्स एंड टॉर्क की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले हम अपना जो पहला कंटेंट, पहला पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले मेरे बेटे, सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहां पे उसका सारा मास कंसंट्रेट कर रहे हैं, वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी सीम्स टू बी कंसंट्रेटेड, कि जैसे उस जगह पे ही बॉडी का सारा मास मौजूद हो, ऐसा हमें महसूस होता है। उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अब मेरे बेटे, अगर ऑब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो अगर आपके पास यूनिफॉर्म हो, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर मेरा बेटा यूनिफॉर्म हो और ग्रेविटेशनल फील्ड भी आपके पास यूनिफॉर्म हो, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी यूनिफॉर्म हो, ग्रेविटेशनल फील्ड मेरा बेटा अगर यूनिफॉर्म हो, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो पॉइंट भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास हो सकता है। जैसे कि सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर है ये इसका मेरा बेटा सेंटर ऑफ मास हो सकता है। उस केस में जब हम ये बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो भी यूनिफॉर्म है, इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो भी यूनिफॉर्म है। इसी तरह ट्रायंगल में अगर हम मेरा बेटा मीडियंस ड्रॉ करते हैं, कॉर्नर से या वर्टेक्स से किसी भी साइड तक एक लाइन रे ड्रॉ करें, यहां से ऐसे तीनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं ये इनका सेंटर ऑफ मास होगा, COM से सेंटर ऑफ मास। इसी तरह रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मेरा बेटा ये इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। अगेन मेरा बेटा, किसी भी शेप का, किसी भी ऑब्जेक्ट का ज्योमेट्रिकल सेंटर भी उसका सेंटर ऑफ मास हो सकता है अगर उसकी जो मेरे बच्चे आपके पास जो शेप या डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म हो और उसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो यूनिफॉर्म हो। जैसे कि मेरा बेटा, अगर आपके पास शेप एक बोतल की भी आ जाती है और उस बोतल में यहां तक पानी मौजूद है, अब मेरे बेटे तो ज्यादातर मास तो इसका बॉटम में लाई करता है, तो अगर इसका सेंटर ये बनता है तो अब इसका सेंटर ऑफ मास ये नहीं हो सकता। इट मींस कि ऑब्जेक्ट का मास जहां पे मैक्सिमम होता है सेंटर ऑफ मास उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब मेरे बच्चे, क्योंकि यहां पे जो डेंसिटी है या वो यूनिफॉर्म नहीं है या मास की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। अब मेरा बेटा, हम एक फार्मूला के बारे में डिस्कस करते हैं टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास। अब इस फार्मूले से हम सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है। आप सेंटर ऑफ मास x का कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं तो ये फार्मूला आएगा। ये तो सबसे पहले आपने फार्मूला याद करना है, m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। x1 m1 का डिस्टेंस सेंटर से, m2 मास 2 का डिस्टेंस उसके सेंटर ऑफ मास से डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब मेरे बच्चे, अगर हम ये सपोज कर लेते हैं कि दोनों का जो मास है वो इक्वल है, जैसे कि इसका मास भी आपके पास मेरा बेटा 2 kg है और m2 भी मेरे बेटे आपके पास 2 kg आता है, और आप इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना चाहते हो। सपोज मैं अगर ये कहता हूं कि ये मेरा बेटा आपके पास इसकी टोटल लेंथ 2 मीटर है, तो आप बगैर कैलकुलेशन के भी ये चीज बता सकते हो कि भाई इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा जहां पे ये बिल्कुल सेंटर ऑफ मास वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे आएगा। अब मेरे बच्चे, हम वो 1 मीटर का डिस्टेंस इस फार्मूला से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने किसी एक
मैश को इसका ओरिजिन मान लेना है। किसी एक मैश को मेरा बेटा आप इसका ओरिजिन मान लेंगे। जब आप मेरा बेटा किसी एक को ओरिजिन मानोगे तो ओरिजिन का मतलब यहां से जो जर्नी है वो स्टार्ट हो रही है, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं HCM इज इक्वल टू, अगर हम इसको ओरिजिन मान लेते हैं तो मेरे बेटे M1 मतलब जो कि 2 kg है, X1 क्योंकि 0 डिस्टेंस है, ओरिजिन है तो यहां पे 0 आ गया, प्लस M2 चूंकि आपके पास 2 है और इस टोटल 0 से लेकर 2 तक डिस्टेंस में 2 मीटर है तो यहां पे भी 2 आ गया। अब M1 की बात करें, ये भी 2 है 2 kg, M2 भी आपके पास 2 आ रहा है, तो मेरे बेटे 2 into 0 तो 0 आ जाएगा, 2 into 4 आ गया मेरा बेटा 4, 2 plus 2 ये भी मेरे बेटे आपके पास क्या आ गया 4, तो आंसर आपके पास आ रहा है 1 मीटर। तो यही बेटा हमने बात की थी कि यहां से 1 मीटर के डिस्टेंस पे इनका सेंटर ऑफ मैश मौजूद होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मेरा बेटा आपके पास इन दोनों के मैसेज एक जैसे नहीं होते, अगर मैं फर्ज करूं सपोज कर लेता हूं कि अगर इसी का मैश आपके पास मेरा बेटा चेंज हो, कैसे चेंज होता है मेरे बच्चे, अगर हमारे पास मैश ये आ जाता है कि M1 आपके पास 2 kg है और M2 मेरा बेटा आपके पास 8 kg है, डिस्टेंस अगेन अगर मैं सपोज कर लेता हूं कि टोटल डिस्टेंस इनका 2 मीटर ही है। अब मेरा बेटा एक चीज तो वाज़े रख लें कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट का मैस ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मैस भी उस तरफ ही शिफ्ट होता जाएगा। अगर इस एग्जांपल में ऑब्जर्व किया जाए तो सेंटर ऑफ मैस M2 की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, पहले 1 मीटर के डिस्टेंस पे था। हम इसका जो फॉर्मूला है वो यूज करते हैं, जो कि हमारे पास क्या था, M1 X1 आ रहा था प्लस M2 X2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब मेरा बेटा अगर आप यहां पे गौर करें तो M1 किसी एक को मेरा बेटा हम लोगों ने कहा था कि हम ओरिजिन मानेंगे, तो अगर आप इसके डिस्टेंस को X1 कह रहे हैं और इसके डिस्टेंस को X2 कह रहे हैं, किसी एक को आपने 0 मान लिया, लाइक X1 को 0 माना जैसे कि लास्ट एग्जांपल में किया, तो यहां पे M1 मैच में 2 था, X1 से 0 हो गया, प्लस M2 मैच आपके पास 8 है और X2 की वैल्यू मेरे बच्चे आपके पास मजीद 2 मीटर थी तो 2 आ गई, 0 से 2 मीटर डिवाइडेड बाय M1 अब कितना है मेरा बेटा 2 प्लस 8। अब मेरे बेटे 8 इंटू 2 16, 16 डिवाइडेड बाय 10, 16 डिवाइडेड बाय 10 ये आएगा आपके पास 1.6 मीटर, पहले यहां पे था, अब ये मेरा बेटा 1.6 मीटर। इट मींस कि ये शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स द हैवियर मैस। इसका मतलब है कि मैस जितना ज्यादा होता जाएगा सेंटर ऑफ मैस उसकी तरफ शिफ्ट होता जाएगा, और ये भी पॉसिबिलिटी मौजूद है कि मैस जितना ज्यादा हो आप बिल्कुल सेंटर ऑफ मैस इसके अंदर भी शिफ्ट हो जाए। जैसे कि अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम में आप ये बात कह सकते हो कि सूरज का मैस क्योंकि बाकियों में सबसे ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मैस उसके सेंटर में भी शिफ्ट हो सकता है। अगर मैस इतना ज्यादा हैवी होता जाए तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ मैस शिफ्ट हो सकता है। यहां से ये एग्जांपल हमें पता चली। इसी तरह मेरा बेटा अगर ये बोतल बिल्कुल भरी होती तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर इसका सेंटर ऑफ मैस होता, लेकिन जैसे जैसे आप इस बोतल को पीते जाते हो मैस जिस तरफ शिफ्ट होगा तो ये आपके पास सेंटर ऑफ मैस भी उस तरफ भी शिफ्ट होता जाएगा। जहां पे ऑब्जेक्ट का मैस ज्यादा है, हैवियर है, सेंटर ऑफ मैस भी मेरे बच्चे उसी तरफ ही होगा। इसी के साथ साथ मेरे बेटे हम कुछ और एग्जांपल्स भी करते हैं।
सो मेरे बच्चे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में फर्क क्या है? जितनी भी हमारे पास ऐसे बॉडीज जिनकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म है, मास डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी है, उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर ही उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी होते हैं। वो पॉइंट जहां पे बॉडी का सारा वेट वर्टिकली डाउन या कंसंट्रेट करता है एक ही जगह पे, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। इसकी एग्जांपल ली जाती है जिस पॉइंट पे ये बोर्ड मार्कर जाके स्टेबल हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा, वो पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू बी एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब मेरे बच्चे, अगर आप इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलावा कभी किसी और पॉइंट से पकड़ोगे, कभी या तो फिर ये क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा या फिर मेरे बच्चे ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा, या इस तरफ रोटेशन पैदा होगी या उस तरफ रोटेशन पैदा होगी। एक और बड़ा मजेदार पॉइंट कि अगर आप ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओ, जैसे कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसके बिल्कुल सेंटर पे मैं यहां पे फोर्स लगा रहा हूं, तो फोर्स लगाने से इसमें लीनियर एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है जब मैं इसके सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगा रहा हूं। अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास पे फोर्स नहीं लगाता, सेंटर ऑफ मास के अलावा मैं किसी और डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं, तो अब ये फोर्स नहीं कहलाएगी। अब मेरे बच्चे या इसमें क्लॉकवाइज या फिर इसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पैदा होगी। ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होगा जिसको मेरा बेटा हम टॉर्क का नाम देते हैं। तो यहां से एक बात का उलट ये भी पता चलता है कि सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट का, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होगा जहां पे फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट में लीनियर एक्सेलरेशन पैदा होता है, ना कि उसमें रोटेशन पैदा होती है। अब मेरे बच्चे, जैसे कि ये बात कही जाती है कि हमारी डेली लाइफ में भी हमें स्टेबिलिटी या बैलेंस की बहुत अशद जरूरत होती है, तो आपके पास एक बेहतरीन बैलेंस कैसे अचीव किया जा सकता है, इसके लिए मेरा बेटा जरूरी है वेरी लो एज पॉसिबल सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब कि ग्रेविटी की ऊंचाई जमीन से कम हो। उसके अलावा लार्ज बेस एरिया, जो चीज जमीन पे टच कर रही है, बेस से टच कर रही है, वो मैक्सिमम एरिया जमीन के साथ ही टच में। जैसे कि कहा जाता है कि अल्लाह ताला आपको जितना भी नवाज दे, आपके पांव जमीन पर ही होने चाहिए, आप स्टेबल रहोगे। आप मेरे बेटे, इसकी डेली लाइफ एग्जांपल में मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जब आप बस में खड़े होते हो तो आप कोशिश करते हो कि अपने पांव को फैलाकर खड़े हो। जब आप अपने पांव फैलाकर खड़े होंगे तो स्टेबिलिटी मेरा बेटा वहां पे ज्यादा हो जाती है। बेस एरिया बढ़ाने से स्टेबिलिटी मेरा बेटे क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसके बिहाफ पे मेरे बच्चे हम बात करेंगे कि जैसे इन दोनों के दरमियान हम कंपैरिजन करें। इसको मैं 1 का नाम दे देता हूं और इसको मैं 2 का नाम दे देता हूं। अब मेरे बच्चे, इसका बेस एरिया कम है, इसका बेस एरिया ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये ज्यादा स्टेबल है। इसको आप हल्का सा टिल्ट करोगे तो ये किसी दूसरी पोजीशन पे चला जाएगा। तो ये आप कह सकते हैं कि बेस एरिया ज्यादा होने से स्टेबिलिटी या बैलेंस भी ज्यादा आ जाता है। इसी तरह मेरे बच्चे, अब आपके पास इक्विलिब्रियम की भी पहली 3 टाइप्स की हम बात करते हैं हमारे कॉन्टेक्ट के अकॉर्डिंग। एक है स्टेबल, दूसरी है अनस्टेबल और तीसरी है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने से, जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाता हूं, अब मेरे बच्चे इसको थोड़ा सा हाइट की तरफ ले जाने पे अगर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है, फोर्स लगाओ और जैसे ही फोर्स उठाओ, अगर ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है, तो मेरे बेटा ये इक्विलिब्रियम फिर आपके पास एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगेन मेरे बेटे, रॉड के क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपको ये चीजें समझना जरूरी है। स्टेबिलिटी कब ज्यादा होगी, कंडीशन ऑफ बैलेंसेस क्या है, तब जाके हम फोर्स एंड टॉर्क की बात कर सकते
सकेंगे। उसके बाद मेरा बेटा अनस्टेबल, जैसे कि यहां से एक बॉल को हल्का सा टिल्ट करोगे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आएगा, यहां पे आप फोर्स लगाओगे ये भी नीचे की तरफ गिर जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आएगा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और वो इक्विलिब्रियम जिसमें ऑब्जेक्ट, ये देखिए मेरा बेटा अगर यहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात की जाए तो मेरे बेटे यहां पे देख लें आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो एज सुन एज पॉसिबल, यहां पे हाई है और यहां पे ना तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो हो रहा है ना हाई हो रहा है, जहां पे है अपनी जगह पे मौजूद है, इसको फोर्स लगाओगे ये एक नई पोजीशन अटेन कर लेगा, इसमें किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आएगा। तो इसे मेरा बेटा हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं, इसको मेरे बेटे हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। अब मेरे बेटे नेक्स्ट के टेस्ट में इससे रेलिवेंट इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस से रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मेरा बेटा मैं उसके बारे में आप लोगों के साथ डायरेक्टली डिस्कस कर लेता हूं। ये पोर्शन मेरे बेटे मैं रेज कर देता हूं और कौन सा क्वेश्चन कैसे किया जाता है। आपके पास मेरा बेटा दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है, दूसरे को हम नाम दे देते हैं मेरा बेटा Q2 का। दो चार्जेस हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस की बात करने जा रहे हैं मेरा बेटा, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। सो मेरे बेटे जरा गौर कीजिएगा, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस में हमने क्या किया, एक ऐसा थर्ड चार्ज ले लिया जो कि नेगेटिव है और इनके बिल्कुल मिड में रख दिया। दो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस लिए, उन दोनों चार्जेस के मिड में आपने दो एक ऑपोजिट नेचर का चार्ज जो कि नेगेटिव है वो प्लेस कर दिया। डेफिनेटली इन दोनों के दरमियान भी अट्रैक्शन होगी, इन दोनों के दरमियान भी मेरा बेटा अट्रैक्शन की फोर्स होगी। आप ये कह सकते हैं कि दोनों की जो फोर्स है वो बिल्कुल आपके पास मेरा बेटा यहां पे इक्वल है। अब मेरे बच्चे F1 के लिए अकॉर्डिंग टू कॉलम्स ना लिखे तो Q1 Q0 इसको आप दे देते हैं ओवर डी स्क्वायर आ जाएगा। यहां पे भी मेरा बेटा क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, F2 भी आपके पास क्या आ जाएगा K Q2 Q0 ओवर डी स्क्वायर, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी। अगर मेरे बच्चे अब यहां पे ये चीज आपने देखनी है कि आपके पास अगर ये Q2 की तरफ जाता है तो डेफिनेटली, अगर मैं ये बात एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर ये Q2 की तरफ जाता है, Q2 का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा हो तो आप ये बात यहां पे तो बिल्कुल फोर्स बिल्कुल सेम है और इक्विलिब्रियम में मौजूद है मेरा बेटा, और यहां पे ऑब्जेक्ट पे किसी किस्म की कोई फोर्स का असरअंदाज नहीं होगा। लाइक जैसे आप फोर्स हटाओगे ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस में आ जाएगा, यहां पे बिल्कुल स्टेबल एक इक्विलिब्रियम में मौजूद है। लेकिन अगर अगेन मेरा बेटा था तो फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट दोबारा फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे मौजूद है, ऑब्जेक्ट पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का इफेक्ट जीरो है, तो ये इस वक्त इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर मैं ये कह देता हूं कि F2 फोर्स F1 से अगर ज्यादा होती, ये फोर्स F1 से अगर ज्यादा होती तो मेरे बेटे ये चार्ज इसकी तरफ जब मूव करेगा हो सकता है उसके साथ जाके स्ट्रिक भी हो जाए। जब F2 F1 की तरफ जाएगा तो मेरे बेटे ये दोबारा अब ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आएगा, तो अब इसमें फिर कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, तो आप बड़े आसानी से कह सकते हैं कि अब इसमें मेरा बेटा जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। यहां पे हमने दो चार्जेस लिए, मिड में एक नेगेटिव चार्ज रखा और किसी एक तरफ मोड़, मतलब फर्ज करेंगे F2 की तरफ जा रहा है, तो हम ये चीज देखना चाहते हैं कि इस पे कौन सा इक्विलिब्रियम मौजूद है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, या फिर आपके पास मेरा बेटा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मौजूद है। अब मेरे बच्चे अगर हम ये करते हैं कि दोनों चार्जेस बिल्कुल सेम ले लें, अगेन यही कंडीशन, दोनों चार्जेस मेरा बेटा अगर हम बिल्कुल सेम ले लेते हैं, यहां पे ले लेता हूं मेरा बेटा एक Q1 और दूसरा Q2, दोनों चार्जेस अगर आप बिल्कुल सेम ले लें, जैसे यहां पे हमने एक की वैल्यू बढ़ा दी थी Q1 Q2, अब जो मिड चार्ज में, मिड में नेगेटिव चार्ज था, आप उसको डिस्प्लेस करके कहीं यहां पे ले जाते हो, नेगेटिव चार्ज को डिस्प्लेस करके वर्टिकली अलोंग द वाई एक्सिस ले जाते हो मेरा बेटा,
तो यहां पे कोई चार्ज है आपके पास -q। अब मेरे बेटे क्योंकि इन दोनों की जो नेचर है वो पॉजिटिव है, तो यहां पे भी फोर्स मौजूद होगी, यहां पे भी फोर्स मौजूद होगी। अब सवाल ये पूछा जाता है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो कौन सा इक्विलिब्रियम है, आपको ये चीज बतानी होगी मेरा बेटा। यहां पे चार्ज नेगेटिव है तो डेफिनेटली यहां पे भी मेरा बेटा अट्रैक्शन होगी। अब मेरे बच्चे आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल एक वेक्टर ड्रॉ कर देना है। फर्स्ट वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ मिला दिया। अब यहां पे जो रिजल्टेंट ऑब्टेन होगा इसको मिलाने से, मैंने दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर दिया इसकी तरफ कि यहां भी इनके दरमियान में भी मेरा बेटा क्या हो रही है, अट्रैक्शन ही हो रही है। ये पॉजिटिव हो रही है, आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो फर्स्ट वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ, अगर आप ये रिजल्टेंट वेक्टर भी देखो तो ये रिजल्टेंट वेक्टर भी मेरे बच्चे Q2 की तरफ ही जा रहा है। जैसे कि मेरे बेटे आपने इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस किया, लेकिन फिर भी रिजल्टेड टुवर्ड्स द स्ट्रेट पॉइंट, ये भी मेरा बेटा उस तरफ जा रहा है। अब मेरे बच्चे अगेन वही बात कि अगर आप ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस करते हो, यहां से लेकर आप इसको यहां तक ले गए, लेकिन फिर भी ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, रिजल्टेंट भी इसकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाता है तो मेरा बेटा वो आपके पास एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। वो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है मेरा बेटा, आपके पास एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अब यहां तक तो मेरे बेटे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के बारे में हमने बात कर ली, सेंटर ऑफ मास की बात की या सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात की, ये पहला कॉन्टेंट। अभी फोर्स एंड टॉर्क और इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क के और या रॉड बैलेंसिंग के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं इनके ऊपर मेरा बेटा बात करेंगे। यहां तक पहले अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप कीजिएगा। जो भी लोग लेक्चर सुन रहे हैं उनको ये चीज मैं क्लियर कर दूं, अगर ये पॉइंट्स आपके क्लियर होते हैं तो आपको एक फोर्स एंड टॉर्क और इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क को समझने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो रॉड बैलेंसिंग इक्वेशंस या रोड बैलेंसिंग प्रॉब्लम्स ही होते हैं। अगेन मेरे बेटे अगर अभी तक आपने हमारे साथ रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो मेरा बेटा 0331961158 पे कांटेक्ट करें, अपनी रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवाएं। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।